welcome back. In last video we have started chapter first of geography of 10th standard, resources and development, and we have discussed on resources and classification of resources and resource planning, that how much resource planning is a complex process, and in India some areas are deficient in particular resources and some areas are sufficient in resources. So we can use resources properly because these are very vital for us. And today we are going to start next topic, that is the land resource. Land is very much important for us. On land there are so much activities are done, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, एग्रीकल्चर करना, मतलब क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लैंड पर ही होती हैं. तो लैंड जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स with utmost importance and it supports natural vegetation, wildlife, human life एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यानी कि बहुत सारे काम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लैंड पर ही होती हैं. प्लांट्स भी लैंड पर ग्रो होते हैं. इसके अलावा जो है बिल्डिंग्स बनाना या रोड्स बनाना, ये सारे काम जो हैं वो लैंड पर होते हैं. तो लैंड जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और लैंड कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि भाई हाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारी लैंड का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो हम लैंड को कोई खींच के बड़ा कर लेंगे, वो एक फिक्स है. तो यहाँ पर जो प्लेन एरिया है लैंड पे वो है 43% है. माउंटेन्स कवर्ड एरिया जो है वो है 30% एंड 27% जो है यहाँ पर प्लेट्यूज है. लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है. तो मेनली यहाँ पर फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है. उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कि मतलब ऐसी लैंड जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते, लाइक बैरन लैंड, वेस्ट लैंड. तो वहाँ पे कुछ ऐसी लैंड्स होती हैं जहाँ बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज और सड़कें बनाई जाती हैं. नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, कि वहाँ पे भी मतलब कल्टीवेशन नहीं है, क्रॉप्स नहीं उगाई जा रही, बट वहाँ पर कुछ ग्रास कवर्ड एरिया है और जो ग्रेजिंग लैंड के काम आता है, या परमानेंट पास्चर्स है कि वहाँ पर एनिमल्स जो हैं ग्रेज करने के लिए उस लैंड पर जाते हैं. तो वो जो है वो अनकल्टिवेटेड लैंड है. नेक्स्ट है फैलो लैंड. फैलो लैंड दैट इज नॉट यूज्ड फॉर फार्मिंग पर्पस, यानी फार्मिंग के लिए, खेती के लिए वो लैंड यूज नहीं की जा रही है. नेक्स्ट नेट सोन एरिया, टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स, कि जितने भी क्रॉप्स जहाँ पे जिन एरियाज में ग्रो हो रही हैं या बाग बगीचे हैं, वो सारा एरिया जो है वो नेट सोन एरिया है. तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए लैंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है. ना अगर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में जो है टोटल जियोग्राफिकल एरिया दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लैंड यूटिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग एरिया में जो है लैंड का यूटिलाइजेशन कहीं पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं बहुत कम हो रहा है. कि कहीं पे अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो किसी एरिया में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है तो कहीं पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक टॉपोग्राफी, कि उस एरिया की टॉपोग्राफी कैसी है, यानी रिलीफ फीचर कैसे हैं, कि वो एरिया जो है माउंटेन एरिया है या प्लेन एरिया है या प्लेट्यू रीजन है या फिर डेजर्ट रीजन है. ठीक है, तो वो टॉपोग्राफी यहाँ पर मैटर करती है. नेक्स्ट क्लाइमेट, कि वहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट है या हार्श क्लाइमेट है, किस तरह का क्लाइमेट है. देखो अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, तो लैंड का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता, क्रॉप्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती. नेक्स्ट सॉइल टाइप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उस एरिया में किस टाइप की सॉइल अवेलेबल है, बहुत फर्टाइल सॉइल है या इनफर्टाइल सॉइल है. नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे लैंड यूटिलाइज होनी है तो वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, यानी घनत्व कितना है पॉपुलेशन का, कि बहुत लार्ज पॉपुलेशन है या बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है वहाँ पे. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है इंडिया में लैंड यूज पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है. नेक्स्ट लैंड डिग्रेडेशन,
देखो जैसे बहुत समय से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वो जो है ऑलमोस्ट क्लियर होता जा रहा है, और उसको जो है एग्रीकल्चरल लैंड में या बिल्डिंग्स में या फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं उस एरिया में, तो जो है लैंड जो है डिग्रेड होती जा रही है। डिग्रेडेशन का क्या मीनिंग है यहाँ पर कि डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो कम होती जा रही है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, वो है लैंड डिग्रेडेशन। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इंडिया में 33% था, तो अब जो है धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है कि उन फॉरेस्ट कवर्ड एरिया को जो है कन्वर्ट कर रहे हैं या तो एग्रीकल्चरल लैंड में, यहाँ वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाई जा रही है या माइनिंग पर्पस के लिए वो एरिया यूज हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। ये एग्जाम में इसके ऊपर जो है ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। फिर है माइनिंग, कि माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से भी लैंड डिग्रेड हो रही है, यानी कि जिन एरियाज में माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसके आसपास का एरिया जो है वो वहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है उस एरिया में बहुत ज़्यादा, और लैंड जो है वो कई सालों तक वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर है ओवर ग्रेजिंग, कि जो पास्चर लैंड है, जो भी मतलब ग्रेजिंग एरिया है, तो वहाँ पे एनिमल्स को अगर आप ऐसे खुला ही मैदान में छोड़ देते हो तो वो सारे प्लांट्स की, ग्रास की पूरी रूट्स मतलब बाहर निकाल देते हैं, और वो ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है। ओवर इरिगेशन, लाइक पंजाब में मेन रीज़न है कि वहाँ पर क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा मतलब वाटरिंग की जाती है, तो ओवर इरिगेशन की वजह से भी वहाँ पर लैंड डिग्रेड हो रही है। तो डिफरेंट एरियाज में भी अलग अलग मतलब रीजंस हैं लैंड डिग्रेडेशन की। जैसे पंजाब में अगर ओवर इरिगेशन है, तो ऐसे छत्तीसगढ़, झारखंड में माइनिंग मेन रीजन है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन मेथड्स, ठीक है। अब लैंड डिग्रेड हो रही है डे बाय डे, तो उसको कंजर्व करने की क्या मेथड्स हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हैं, देखो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिसोर्स को कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है। तो लैंड भी एक इम्पॉर्टेंट और नेचुरल रिसोर्स है जिसको कंजर्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे कर सकते हैं, कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स कि ग्रो मोर प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे तो हमारी लैंड जो है वो कंजर्व रहेगी, उसकी जो भी कैपेसिटी है प्रोडक्टिविटी की वो मेंटेन रहेगी। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, कि ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग जहाँ मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का, तो ओवर ग्रेजिंग के ऊपर हमें कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, की जो भी वेस्ट लैंड पड़ी है उसका हम प्रॉपर यूज करें, प्रॉपर मैनेज करें उसको। एंड कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़, की माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते बट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोज ऑफ एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि ये जो एग्रीकल्चर का जो भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी मतलब लैंड के ऊपर उसका वेस्ट मटेरियल जा रहा है, या इंडस्ट्रियल का जो भी वेस्ट मटेरियल वो ओपनली जो है इंडस्ट्रियलिस्ट लैंड पे ही उसको डिस्पोज कर देते हैं, तो उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, कम्प्लीटली जो है उसके ऊपर बैन होना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट स्टेप उठाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इसकी वजह से भी लैंड जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है, यानी कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी रिस्पॉन्सिबल है लैंड को डिग्रेड करने के। तो नेक्स्ट इज सॉइल एज ए रिसोर्स। Soil is also important renewable resource which supports plant life and many different type of living organisms. And formation of soil, यानी soil की formation में कितना time लगता है? It takes millions of years to form soil up to few centimeter in depth, यानी कि गहराई में अगर देखें कि मतलब कुछ सेंटीमीटर सॉइल को बनने में भी कई साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स टाइम लेती है ये। और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल की फॉर्मेशन के? फर्स्ट है रिलीफ, कि रिलीफ यानी वहाँ की टॉपोग्राफी
के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की मिट्टी वहां पे फॉर्म होगी। सेकेंड है पैरेंट रॉक, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द पैरेंट रॉक, यानी कि जो मतलब चट्टानों के रॉक्स के ही जो फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वही सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो पैरेंट रॉक है, लाइक अगर इग्नियस रॉक है तो उससे क्या बनती है, ब्लैक सॉइल बनती है, और अगर सेडिमेंट्री रॉक है तो उससे क्या बनेगी, एलुवियल सॉइल बनेगी। यानी सॉइल टाइप दैट डिपेंड्स ऑन द पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक, यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन के, कि किस तरह का वहाँ पे क्लाइमेट है, बहुत हार्श है, कोल्ड है, बहुत हॉट है, या मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ पे। नेक्स्ट है वेजिटेशन एंड टाइम। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सॉइल की फॉर्मेशन डिपेंड होती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कलर, थिकनेस, टेक्सचर एंड एज। इनके बेस पे सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन आवर कंट्री, जो सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली स्प्रेड है दैट इज एलुवियल सॉइल। मोस्ट वाइडली स्प्रेड यानी कि जो इंडिया का लार्ज एरिया कवर्ड है वो एलुवियल सॉइल से है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एज, एलुवियल सॉइल इज डिवाइडेड इन टू टाइप ऑफ सॉइल्स दैट इज खादर एंड भांगर। यानी एज के बेस पे एलुवियल सॉइल के भी आगे टू टाइप्स हैं। एक है खादर, खादर मीन्स न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल है, खादर है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, फर्टाइल है, ठीक है। और भांगर दैट इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, और वो लेस फर्टाइल है। और जो खादर है यानी कि जो न्यू एलुवियल है, इसमें सॉइल के बड़े फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बड़े सॉफ्ट और स्मूथ पार्टिकल्स होते हैं। बट जो भांगर है उसमें बड़े कंकर, नोड्यूल्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। तो खादर और भांगर में 3 मार्क्स का डिफरेंस एग्जाम में मोस्टली पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल इज ब्लैक सॉइल एंड दिस इज ऑल्सो नॉन रेगर सॉइल। इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं या कॉटन सॉइल भी कहते हैं, बिकॉज इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, की कॉटन उगाने के लिए ये मिट्टी बहुत सुटेबल है, बहुत अच्छी है, बेस्ट सॉइल है। फाइन क्लेई मटेरियल होता है इस मिट्टी के अंदर, क्लेई मटेरियल यानी कि चिकनी मिट्टी होती है। हैव कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर को होल्ड करने की इस मिट्टी में कैपेसिटी होती है। एंड रिच इन कैल्शियम, पोटैश एंड लाइम। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड ये जो एलुवियल सॉइल है ये कहाँ मिलती है, मेनली डेल्टिक रीजन में, और मेनली नॉर्दर्न स्टेट्स में, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। थर्ड टाइप की सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल, एंड इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन rocks and develop a reddish color due to diffusion of iron, ठीक है। तो ये जो रेड एंड येलो सॉइल है ये जो है क्रिस्टलाइन और रीजन्स में रॉक्स के द्वारा डेवलप होती है। और अगर ये हमें मतलब येलो कलर की दिख रही है इट मीन्स कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में। अगर ये रेड कलर की दिख रही है तो इसका मतलब कि इसमें आयरन जो है वो मतलब डिफ्यूज हो चुका है। तो रेड एंड येलो कलर 2 टाइप की सॉइल है, मेनली फाउंड इन छत्तीसगढ़, झारखंड की, जहाँ पे माइनिंग का काम होता है, जहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं, वहाँ ये मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल दैट डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ऐसे एरियाज जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और टेम्परेचर बहुत हाई है उन एरियाज में, लाइक केरला, कर्नाटका, तो वहाँ लेटराइट सॉइल मिलती है और कैश्यूनट ग्रो करने के काम आती है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड मीन्स सैंडी सॉइल, जो हमें डेजर्ट रीजन्स में मिलती है, मेनली इन राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में। एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज सो हाई, सो फास्टर, कि क्यों इसको सैंडी कहा गया, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही रेतीला है, सैंडी है, कि बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं होता, कि इसके अंदर जो भी नमी है वो सारा वहाँ पे सन रेज के द्वारा इवेपोरेट हो जाता है और जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल रेतीली हो जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल दैट फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, की जो पहाड़ों पे जो मिट्टी होती है वो फॉरेस्ट सॉइल है। तो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स का यहाँ पर क्लासिफिकेशन है।
कि कौन कौन सी सॉइल इंडिया में हमें मिलती है और वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। Now, what is soil erosion? As we know that the topmost layer of soil is very much fertile, and when it washed away with water and run away with wind, that is known soil erosion. कि अगर हवा और पानी जो है मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाते हैं तो उसको soil erosion कहते हैं. Soil erosion, the denudation of soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Natural forces like wind, glacier and water led to soil erosion. Mainly जो है, जो इसके एजेंट हैं soil erosion के, वो है water, wind and glaciers. But sometimes जो human activities हैं like overgrazing या over irrigation या deforestation, इसके अलावा plowing जो है wrong way से करना, उससे भी soil erosion होता है. नाउ वाटर इरोजन, यानी वाटर जो एजेंट है उसके द्वारा किस तरह का सॉइल इरोजन होता है. फर्स्ट है गुलीज. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेड डीप चैनल्स. कि जब वाटर बहुत ज्यादा मतलब फास्ट फ्लो से ऊपर से आ रहा है, गिर रहा है पानी ऊपर पहाड़ियों से, और नीचे जो लैंड है क्ले सॉइल उसमें डीप चैनल्स बन जाते हैं, यानी गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं यहाँ पे गुलीज. सेकेंड है शीट इरोजन. व्हेन टॉप सॉइल ऑफ लार्ज एरिया वॉश्ड अवे. जब ऊपर से ग्लेशियर्स आ रहे हैं और लार्ज एरिया जो है मतलब लैंड का, सॉइल का, वो वॉश हो जाता है उन ग्लेशियर्स के साथ या बह के साथ चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, शीट इरोजन. विंड इरोजन. विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लॉपिंग लैंड. जब बहुत तेज हवा चलती है तो प्लेन एरिया में यानी फ्लैट एरिया में या स्लॉपिंग एरिया में मिट्टी जो है हवा के साथ ब्लो कर जाती है, उड़ जाती है, रन हो जाती है, तो उसको कहते हैं विंड इरोजन. नाउ द सॉइल कंजर्वेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं सॉइल कंजर्वेशन के, मेनली इन हिली एरियाज. तो सबसे पहला मेथड है यहाँ पे कॉन्टर प्लोइंग. Plowing along the contour lines are decelerate the flow of water down the slopes. कि contour lines बनाई जाती हैं मेनली हिली एरियाज में, और वो जो contour lines हैं वो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करती है. ठीक है, तो वहां पे सॉइल इरोजन नहीं होता. नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग. स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स एंड मेकिंग टेरेसेस. की पहाड़ियों को जो है मतलब उसको प्लेन एरिया में, फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट किया जाता है और ऐसे टेरेसेस बनाई जाती है, यानी छत जैसी एक फॉर्मेशन बनाई जाती है वहां पे, और वहां पे स्टेप जो है सीढ़ी बनाई जाती है और इस तरह से खेती की जाती है ताकि वहां पे वाटर जो है वहीं पे ही रहे, वाटर का फ्लो रुक जाए. नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू strips and strips of grasses are left to grow between the crops. यानी 2 टाइप की क्रॉप्स हैं, उनके बीच में स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं और वहां पे ग्रासेस यानी बड़ी बड़ी घास ग्रो की जाती है, जिससे कि वाटर का फ्लो भी कंट्रोल होता है और विंड भी वहां पे इरोड नहीं करती. नेक्स्ट है शेल्टर बेड्स. प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेड्स. की जैसे एक फार्म है, फार्म के चारों तरफ जो है बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं कि अगर मेनली इन डेजर्ट एरियाज की जहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं और हवा जो है मिट्टी को अपने साथ उड़ा के नहीं लेके जाती, वो शेल्टर बेल्ट जो है वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव मतलब काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उन प्लांट्स को, उन क्रॉप्स को. तो ये डिफरेंट वेज हैं जिनके द्वारा सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है. तो इस लास्ट टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है. तो पूरे चैप्टर को हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमने रिसोर्सेज, देन आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, और जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारा लैंड, और लैंड के डिग्रेडेशन होने के रीजंस, फिर लैंड को कंजर्व करने के मेथड्स, फिर सॉइल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, डिफरेंट टाइप की सॉइल्स दैट फाउंड इन इंडिया वी हैव डिस्कस्ड, और उसके बाद सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक